हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी फ्रेंड्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में क्लास 9th, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आपने वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक कीजिए, इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए। आज हम इस वीडियो लेक्चर में हमारा 12th मैथमेटिक्स पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर 1 है मैथमेटिकल लॉजिक, ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टेटमेंट, ये कंसेप्ट हम देखेंगे। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख रखा है। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज़ either true or false but not both simultaneously is called statement in logic। एक ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा। अगर वो ट्रू है तो फॉल्स नहीं रहेगा, अगर वो फॉल्स है तो ट्रू नहीं रहेगा। मतलब एट ए टाइम दोनों भी नहीं रहेगा, ट्रू एंड फॉल्स। अगर वो ट्रू रहता है तो फॉल्स नहीं रहेगा, अगर वो फॉल्स रहता है तो ट्रू नहीं रहेगा। तो इस प्रकार के डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम कहेंगे स्टेटमेंट। ठीक है ना, लॉजिक में स्टेटमेंट एक टर्म है। देखिए स्टेटमेंट ये वर्ड हम इंग्लिश लैंग्वेज में अलग मीनिंग से यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक टर्म है स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट हम उस प्रकार के डिक्लेरेटिव सेंटेंस को कहेंगे जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा। मतलब ट्रू है तो फॉल्स नहीं रहेगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू नहीं रहेगा। तो उस प्रकार के डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम कहेंगे स्टेटमेंट। देखिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है साइमल्टेनियसली। ठीक है ना, साइमल्टेनियसली इसका मतलब या तो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा। एट ए टाइम ये दोनों भी नहीं रहेगा, ट्रू एंड फॉल्स ऐसे नहीं रहेगा। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स नहीं रहेगा, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू नहीं रहेगा। तो उस प्रकार के डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम कहेंगे स्टेटमेंट। जैसे आप एग्जामिनेशन में अगर पास होते हो तो फिर वहाँ पे फेल नहीं रहोगे, अगर आप फेल होते हो तो फिर वहाँ पे पास नहीं रहोगे। मतलब एग्जामिनेशन में पास होना फेल को डिस्कार्ड करेगा, फेल को खारिज कर देगा। एग्जामिनेशन में फेल होना पास को खारिज कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। मतलब अगर एग्जामिनेशन में आप पास हो तो आप वहाँ पे फेल नहीं रहोगे, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर आप फेल हो तो फिर आपको वहाँ पे पास नहीं कहा जाएगा। साइमल्टेनियसली एट ए टाइम आप पास या फेल नहीं रहोगे, समझ रहे हैं ना आप। तो वो जो प्रकार है, एट ए टाइम हम पास या फेल नहीं रह सकते। अगर पास है तो फेल नहीं रहेंगे, अगर फेल है तो पास नहीं रहेंगे। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से डिक्लेरेटिव सेंटेंस अगर ट्रू है तो फॉल्स नहीं रहेगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू नहीं रहेगा, ट्रू है तो वो ट्रू ही रहेगा, फॉल्स है तो फॉल्स ही रहेगा। एट ए टाइम ट्रू एंड फॉल्स ऐसा नहीं रहेगा। तो उस प्रकार के डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं स्टेटमेंट इन लॉजिक। लॉजिक में ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे स्टेटमेंट। नाउ लुक हियर, जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट मैंने लिखा है एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल को हम मराठी में आयत कहते हैं और पैरेललोग्राम को हम मराठी में समांतर भुज चौकोन कहते हैं। रेक्टेंगल मीन्स जिसकी अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगी और एवरी एंगल 90 डिग्री का रहेगा। पैरेललोग्राम मतलब इसकी अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगी। एंगल के बारे में यहाँ पे हम साइलेंट है, लेकिन रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है और एवरी एंगल इज राइट एंगल। उसका हर एक एंगल राइट एंगल रहेगा, उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड एवरी एंगल इज राइट एंगल। पैरेललोग्राम में ओनली अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है, सिर्फ अपोजिट साइड्स पैरेलल मतलब कॉन्ग्रुएंट रहने चाहिए। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, इसलिए हम हर एक रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, ये डिक्लेरेटिव टाइप का सेंटेंस है
और ये सिर्फ ट्रू ही है, फॉल्स नहीं है, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं स्टेटमेंट। इट इज व्हाट, अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है ना, और इसका ट्रूथ वैल्यू मतलब ये ट्रू रहेगा। इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट इज ट्रू, ठीक है, एंड ट्रू, ओके। ये स्टेटमेंट है और कैसा है, ट्रू है, ठीक है। ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। सभी रियल नंबर्स रैशनल नंबर रहेंगे। देखिए ऐसा नहीं है, हमें पता है रियल नंबर रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर से बनते हैं, ठीक है ना। जो भी रियल नंबर्स रहेंगे, रियल नंबर ये रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर से बनेंगे। मतलब रियल नंबर या तो रैशनल रहेगा या फिर इरैशनल रहेगा। अगर रैशनल है तो इरैशनल नहीं रहेगा, अगर इरैशनल है तो रैशनल नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम सभी रियल नंबर को रैशनल नहीं कह सकते, क्योंकि रियल नंबर्स रैशनल और इरैशनल से बनते हैं। वैसे बेसिकली ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और ये सिर्फ फॉल्स है, ट्रू नहीं है, क्योंकि रियल नंबर कभी भी, सभी रियल नंबर कभी भी रैशनल नंबर नहीं रहेंगे। हाँ, रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर ऐसे रहता तो ठीक है, लेकिन ऑल रियल नंबर्स, देखिए यहां पे वर्ड क्या है, ऑल। सभी रियल नंबर रैशनल नंबर रहेंगे, सभी रियल नंबर रैशनल नंबर रहते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर ये तो स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टेटमेंट, हम इसे स्टेटमेंट कह सकते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट इज फॉल्स। लेकिन कैसा है, ये फॉल्स है, ठीक है। देखिए ये स्टेटमेंट है लेकिन ट्रू है, ये स्टेटमेंट है लेकिन फॉल्स है। इन्हें हम स्टेटमेंट क्यों कहेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट की डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है। क्या स्टेटमेंट की डेफिनेशन, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव मींस जो सेंटेंस डिसीजन देता है, डिक्लेयर करता है, उस सेंटेंस को कहते हैं हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो ये हमें डिसीजन दे रहा है, यस एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये भी डिसीजन दे रहा है, ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर, लेकिन कैसा, ये फॉल्स है। ये डिक्लेरेटिव है, ये भी डिक्लेरेटिव है, लेकिन ये डिक्लेरेटिव होके ट्रू है, ये डिक्लेरेटिव होके फॉल्स है। तो इन दोनों को भी हम स्टेटमेंट कह सकते हैं। लेकिन ये ऊपर वाला जो फर्स्ट नंबर का स्टेटमेंट है, ये कैसा है, ट्रू है, और ये सेकंड नंबर का जो स्टेटमेंट है, ये कैसा है, फॉल्स है, ठीक है। देखिए इसके बाद, अ स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोपोजिशन इन लॉजिक। स्टेटमेंट को हम प्रपोजिशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। स्टेटमेंट को हम क्या कह सकते हैं, प्रपोजिशन। नाउ स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स P, Q, R, S एक्सेट्रा। स्टेटमेंट्स को डिनोट करने के लिए हम स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r, स्मॉल s, इस प्रकार से, ओके। सेंटेंसेस विच आर, देखिए जो सेंटेंसेस इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या फिर इंटरोगेटिव है, उन सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। सेंटेंसेस विच आर इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव आर नॉट स्टेटमेंट्स। जो सेंटेंसेस किस प्रकार के रहेंगे, इंपरेटिव रहेंगे, एक्सक्लेमेटरी रहेंगे या फिर इंटरोगेटिव रहेंगे, उन प्रकार के सेंटेंस को हम स्टेटमेंट्स नहीं कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू वर्क प्रॉपरली, ठीक है, ये किस प्रकार का है, ये इंपरेटिव है, इट इज इंपरेटिव सेंटेंस, इट इज इंपरेटिव, therefore it is not a statement, it is not a statement। ये इंपरेटिव है, therefore ये स्टेटमेंट नहीं रहेगा। जो सेंटेंस इंपरेटिव टाइप का रहेगा उसे हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। मे गॉड ब्लेस यू, देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन दिख रहा है हमें, तो ये किस प्रकार का है, इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये एक्सक्लेमेटरी टाइप का है, देयरफॉर इसे भी हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट,
ये यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं रहेगा। ओके, विल यू हेल्प मी, ये किस प्रकार का है? ये इंटरोगेटिव है। इट इज इंटरोगेटिव, इट इज इंटरोगेटिव, ये इंटरोगेटिव है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। देखिए ये इंपरेटिव टाइप का है, स्टेटमेंट नहीं है। ये एक्सक्लेमेटरी टाइप का है, स्टेटमेंट नहीं है। ये इंटरोगेटिव टाइप का है, ये भी स्टेटमेंट नहीं रहेगा। मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं रहेंगे। वाई? बिकॉज दे आर इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंसेस। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंसेस विच आर इंपरेटिव। देखिए ये जो इंपरेटिव टाइप के रहेंगे या फिर एक्सक्लेमेटरी रहेंगे, ध्यान दीजिए, इंपरेटिव रहेंगे या फिर एक्सक्लेमेटरी रहेंगे या फिर इंटरोगेटिव रहेंगे, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट्स नहीं कहेंगे। ओके, किसे स्टेटमेंट नहीं कहना है ये भी हमने यहाँ पे क्लियर किया है। देखिए किसे कहना है ये तो हमने डेफिनेशन में देखा है, और किसे नहीं कहना है ये हमने यहाँ पे क्लियर किया है। ओके, आशा करता हूँ आप हर एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है, एन ओपन सेंटेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एन ओपन सेंटेंस, देखिए समझ लीजिए, एन ओपन सेंटेंस हुज ट्रूथ कैन वैरी, मतलब चेंज होना, वैरी मतलब चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस विच आर नॉट स्टेटेड इन द सेंटेंस। मतलब अगर ऐसा कोई सेंटेंस जिसका ट्रूथ क्या होता है? वैरी होता है, चेंज होते रहता है, जिसका ट्रूथ वैरी होगा, चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस विच आर नॉट स्टेटेड इन द सेंटेंस, तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम कहेंगे ओपन सेंटेंस। लेकिन इन ओपन सेंटेंसेस को हम यहाँ पे ओपन सेंटेंसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज स्टेटमेंट्स इन लॉजिक। ओपन सेंटेंसेस को भी हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स नहीं कहेंगे, लॉजिक में उन्हें भी हम स्टेटमेंट्स नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या रहेगा ओपन सेंटेंस? देखिए, इंडियंस आर इंटेलिजेंट, इंडियंस इंटेलिजेंट है। देखिए ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन है। इंटेलिजेंट ये जो है एक एबिलिटी हो गई, ठीक है ना, जिसे हम गुण कहेंगे, ये गुण है। लेकिन इंटेलिजेंट इसको हम कैसे मेजर करेंगे? इंडियंस आर इंटेलिजेंट, इसका मतलब हर कोई इंडियन इंटेलिजेंट रहेगा ऐसा भी नहीं। कुछ इंडियंस इंटेलिजेंट रहेंगे, कुछ इंडियंस इंटेलिजेंट नहीं रहेंगे, ठीक है ना। जैसे सपोज अगर हम कहेंगे कि जैसे किसी पर्सन के ऑनेस्टी के बारे में हम कहेंगे, ऑनेस्टी, अ पर्सन इज ऑनेस्ट। सपोज हमने किसी पर्सन का नाम लिया, ये ऑनेस्ट है। देखिए ऑनेस्टी ये भी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे आप स्कूल के कैंपस में घूम रहे हो, ठीक है ना, स्कूल का कैंपस है, कॉलेज का कैंपस है, उसमें आप घूम रहे हो और वहाँ पे आपको 10 रुपीज़ का नोट मिला है, ठीक है। तो आपने देखा किसी का 10 रुपीज़ का नोट वहाँ पे गिरा है, आप उस 10 रुपीज़ को उठाओगे और जाके टीचर या फिर आपके जो प्रिंसिपल हैं उनके पास दे दोगे, ठीक है। इसका मतलब प्रिंसिपल आपको कहेंगे यस यस ही इज़ ऑनेस्ट, ये अच्छा बच्चा है, ऑनेस्ट है, इसने इसे 10 रुपये मिले थे, खुद के नहीं थे, तो इसने यहाँ पे आके वापस कर दिए। लेकिन समझो आप कॉलेज के कैंपस में घूम रहे हो और आपको 2000 रुपीज़ का नोट वहाँ पे दिखता है। अब मैंने वो नोट उठाया, अब थोड़ा सा मैं क्या हो गया, थोड़ा सा मैं असोलेट हुआ, नहीं अब ये 2000 रुपीज़ का नोट है, ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरे दिमाग में अब ऐसे प्रश्न मेरे दिमाग में निर्माण हो रहे, कैसा करना चाहिए, ये कम नहीं, 2000 रुपीज़ मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। देखिए वैसे चीज़ हमारी नहीं है तो हमें उसे रिटर्न ही करना है, वो हमारे खुद के नहीं तो उसे हमें रिटर्न ही करना है। लेकिन हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा हम डिफ्लेक्ट हो जाए, क्या करना है क्या नहीं करना है एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरी ऑनेस्टी डिपेंड ऑन सिचुएशन, ये जो ऑनेस्टी है ये सिचुएशन पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो ऑनेस्टी ये जो क्वालिटी है, ये जो गुण है,
दैट इज डिपेंड ऑन सिचुएशन, ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो मुझे 10 रुपए का नोट मिला था, आई एम ऑनेस्ट। मुझे 2000 रुपीज़ का नोट मिला है, आई मे बी डिफ्लेक्ट, मैं डिफ्लेक्ट भी हो सकता हूँ, मैं मेरे बारे में कह रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए ऐसा नहीं हमारा नहीं तो हमने वो लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन सपोज ऐसा अगर हुआ तो इसका मतलब ऑनेस्टी को हम मेजर नहीं कर सकते, उसका कुछ हमारे पास माप नहीं उसे मेजर करने का, समझ रहे ना आप। तो ये वो ओपन सेंटेंस रहा, मतलब डिपेंड ऑन सिचुएशन, यहाँ पे यस है वहाँ पे नो है, ठीक है ना। वहाँ पे ऑनेस्ट है, 10 रुपए का नोट मिला तो ऑनेस्ट है, 2000 रुपीज़ का नोट मिला तो ऑनेस्ट नहीं है, मतलब वो सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है, कभी ट्रू है कभी फॉल्स है, ऐसा कहेंगे हम। तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम कहेंगे ओपन सेंटेंस, ठीक है ना। उस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, ओपन सेंटेंस। और ओपन सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, जो साइमल्टेनियसली दोनों भी रहेगा, ट्रू रहेगा फॉल्स भी रहेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में बताना है तो सपोज हमने यहाँ पे ये क्या है, फिर इट इज ओपन सेंटेंस, इट इज ओपन सेंटेंस, ये ओपन सेंटेंस है, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं रहेगा, ठीक है ना। मैथमेटिकल फॉर्म में अगर आपको समझाना है तो सपोज मैंने x - 5 = 0 लिया, ये मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमें इस प्रकार का इक्वेशन दिया है। देखिए इस इक्वेशन में अगर मैं x = 5 रखता हूँ तो 5 - 5 0 बनेगा, मतलब ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो ये इक्वेशन इस वैल्यू के लिए ट्रू रहेगा, समझ रहे ना आप। x - 5 = 0, इसमें अगर मैंने x का वैल्यू 5 पुट किया तो 5 - 5 मुझे 0 मिलेगा, इसका मतलब ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब क्या, इस वैल्यू के लिए इक्वेशन ट्रू है, ट्रू, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे x = 2 रखता हूँ, ध्यान दीजिए, अगर मैंने यहाँ पे x = 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 - 5 ये -3 मिलेगा, और -3 0 के इक्वल टू नहीं रहेगा, मतलब x = 2 ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, तो इस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन फॉल्स रहेगा, इसके लिए ट्रू रहेगा, इसके लिए फॉल्स रहेगा। देखिए ये इक्वेशन साइमल्टेनियसली हमें दोनों भी मिल रहा है, ट्रू एज वेल एज फॉल्स, ये ट्रू भी मिल रहा है और फॉल्स भी मिल रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कहेंगे ओपन सेंटेंस, जो सेंटेंस एट ए टाइम साइमल्टेनियसली ट्रू एंड फॉल्स रहेगा, ठीक है ना। एट ए टाइम जो ट्रू और फॉल्स रहेगा तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम कहेंगे ओपन सेंटेंस। और ओपन सेंटेंसेस को हम लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं कहते हैं। अभी देखिए हमें स्टेटमेंट किसे किसे नहीं कहना है, एक तो इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस रहेंगे उनको हम स्टेटमेंट्स नहीं कहेंगे। साथ में जो सेंटेंस ओपन टाइप का रहेगा उसे भी हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। हम ओपन सेंटेंस किसे कहेंगे, जो साइमल्टेनियसली ट्रू एंड फॉल्स है, मतलब जिसका ट्रूथ वैरी होता है अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस व्हिच आर नॉट स्टेटेड इन द सेंटेंस, जो सेंटेंस में स्टेट की नहीं गई है कंडीशंस, उसकी वजह से, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन ये अगर वैरी होता है, उसका ट्रूथ अगर वैरी होता है, तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम ओपन सेंटेंस कहते हैं। और ओपन सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट्स नहीं कहेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट किसे कहना है ये हमने डेफिनेशन में देखा है, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, एक ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो ट्रू रहेगा, जो अगर ट्रू है तो फॉल्स नहीं रहेगा, जो अगर फॉल्स है तो ट्रू नहीं रहेगा, तो उस प्रकार के डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम कहेंगे स्टेटमेंट। किस प्रकार के सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस रहेंगे उन सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट्स नहीं कहेंगे। साथ में अगर एक आधा सेंटेंस ओपन सेंटेंस टाइप का है तो ओपन सेंटेंसेस को भी हम स्टेटमेंट्स नहीं कहेंगे। मतलब किस प्रकार के सेंटेंसेस को अब हमें स्टेटमेंट्स नहीं कहना है, इंपरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ओपन सेंटेंस, ठीक है। इन प्रकार के सेंटेंसेस को हम क्या नहीं कहेंगे, उन्हें हम स्टेटमेंट्स नहीं कहेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने स्टेटमेंट्स किसे कहना है ये डेफिनेशन में देखा है, और स्टेटमेंट्स किसे नहीं कहना है ये हमने एग्जाम्पल वाइज यहां पे देखा है, ओके। अब हमें स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू देखना है। देखिए
अगर वो स्टेटमेंट है तो उसे ट्रूथ वैल्यू रहेगा। ठीक है, ये ट्रूथ वैल्यू हम किस प्रकार से कंसिडर करते हैं ये अब हम देखेंगे। लुक हियर, ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड इट्स ट्रूथ वैल्यू। स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू हम किसे कहेंगे? स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू हम ट्रू या फॉल्सिटी को कहेंगे। ठीक है ना, देखिए स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू हमें किसे कहना है? ट्रूथ और फॉल्सिटी। नीचे एक्सप्लेन करके दिया है, लुक हियर, व्हेन अ स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर स्टेटमेंट ट्रू रहता है, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, तो उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगा। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू हमें ट्रू लेना है और उसे डिनोट करना है बाय कैपिटल टी, और इस टी के लिए हम 1 भी यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जब हमें इनपुट आउटपुट टेबल स्विचिंग सर्किट के लिए जब हमें इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ करना रहेगा तब हम वहां पे टी की जगह 1 लेते हैं। टी का मतलब 1 रहेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। इसके पहले हमने स्टेटमेंट देखा, इट इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट का और ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका ट्रूथ वैल्यू टी रहेगा। इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू मतलब टी रहेगा। ओके, देखिए अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू हमें ट्रू लेना है और डिनोट करना है बाय कैपिटल टी। ओके, व्हेन अ स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर स्टेटमेंट फॉल्स रहता है, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। यहां पे हमें फॉल्स वैल्यू नहीं कहना है, ट्रूथ वैल्यू मतलब ये ट्रू रह सकता है या फिर फॉल्स रह सकता है। ठीक है ना, स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स रहेगा। यहां पे हम फॉल्स वैल्यू नहीं कहेंगे। देखिए ना, ट्रूथ वैल्यू इसका मतलब या तो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा, उसे हम ट्रूथ वैल्यू कहते हैं। ठीक है ना, ये सेंटेंस हमें क्या बता रहा है? देखिए, ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड इट्स ट्रूथ वैल्यू। मतलब स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यू हम किसे कहेंगे? स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू हम किसे कहेंगे? स्टेटमेंट ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा, इसे हम कहते हैं स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू। ओके, स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू हम किसे कहेंगे? ट्रू या फिर फॉल्स, इसे हम स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू कहते हैं। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगा और डिनोट करेंगे हम बाय कैपिटल टी या फिर वहां पे 1 यूज कर सकते हैं। ओके, व्हेन अ स्टेटमेंट इज फॉल्स, इज ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। ठीक है ना, जैसे स्टेटमेंट ट्रू रहे बाद कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, उस प्रकार से स्टेटमेंट फॉल्स रहे बाद कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे या फिर उसके लिए हम 0 भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल टी या 1, कैपिटल एफ या फिर 0। ओके, देखिए हमने एग्जांपल देखा है, ये स्टेटमेंट हमने देखा है पहले भी, ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ये स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट इज फॉल्स, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल एफ। फॉल्स मतलब कैपिटल एफ। ठीक है ना, स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स जो रहेगा उसे हम उस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू कहते हैं। मतलब स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू रह सकता है या फिर स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स रह सकता है। फॉल्स को भी हम ट्रूथ वैल्यू कहेंगे, ट्रू को भी हम ट्रूथ वैल्यू कहेंगे। स्टेटमेंट ट्रू रह सकता है या फिर फॉल्स रह सकता है। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो फॉल्स नहीं रहेगा, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो ट्रू नहीं रहेगा। ठीक है, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू हम ट्रू लेते हैं और डिनोट करते हैं बाय कैपिटल टी या फिर वहां पे 1 यूज कर सकते हैं। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका ट्रूथ वैल्यू हम लेते हैं फॉल्स और डिनोट करेंगे बाय कैपिटल एफ या फिर उसे हम 0 भी ले सकते हैं, 0 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू रहेगा, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है ना, देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने स्टेटमेंट और स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू देखा है। ओके, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कुछ आपको दिक्कत है, कुछ आपको समस्या है
तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिए। और जितना भी मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में बोर्ड के ऊपर लिख के दिया है, ये सभी आपके नोटबुक में लिखिए, उसे वहाँ पे नोट कीजिए, क्योंकि हर एक पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे आपको नोट्स लिख के दिए बोर्ड के ऊपर, ठीक है ना। बोर्ड के ऊपर जितना भी पोर्शन इस वीडियो लेक्चर में लिखा गया है, ये पूरा पोर्शन आपको आपके मैथमेटिक्स के नोटबुक में लिखना है, बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर स्टडी, ठीक है। अब इसके बाद का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हमने स्टेटमेंट और ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट देखा है, ठीक है। यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। देखिए, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, इसका मतलब स्टेटमेंट मिडल में नहीं रहेगा। स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो फॉल्स नहीं रहेगा, फॉल्स है तो ट्रू नहीं रहेगा। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। क्या कहेंगे हम? देखिए, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड करना मतलब निकाल देना, रिमूव करना। एक्सक्लूडेड मिडल मतलब हमने मिडल का चांस नहीं रखा है। स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो फॉल्स नहीं रहेगा, स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो ट्रू नहीं रहेगा। मतलब स्टेटमेंट एट ए टाइम साइमल्टेनियसली ट्रू एंड फॉल्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। हमने बीच का नहीं रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे सपोज यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे फॉल्स है। अगर ट्रू है तो फॉल्स नहीं है, अगर फॉल्स है तो ट्रू नहीं है। समझ रहे ना आप? बीच में का कुछ भी नहीं है, इसके बीच में कुछ भी नहीं, या तो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा। अगर ट्रू है तो फॉल्स नहीं रहेगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू नहीं रहेगा। तो इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, ठीक है ना। क्या कहेंगे हम? लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट इज नॉट फॉल्स, if the statement is false then it is not true, ठीक है। अगर वो ट्रू है तो फॉल्स नहीं है, अगर वो फॉल्स है तो ट्रू नहीं है। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, ओके। अब रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी किसी भी रूरल एरिया में पढ़ते होंगे या फिर बड़े सिटी में पढ़ते होंगे, तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए, चाहे फिर वो आपका फ्रेंड या फिर वो आपका रिलेटिव क्लास 9th में पढ़ता है, क्लास 10th में पढ़ता है, क्लास 11th में पढ़ता है या फिर क्लास 12th में पढ़ता है, इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में आपके फ्रेंड्स या फिर आपके रिलेटिव्स ऑल ओवर महाराष्ट्र के किसी भी कोने में अगर वो पढ़ते हैं, तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।